पिछले पार्ट में हमने एपोप्टोसिस के लिए इम्पोर्टेंट एंजाइम, प्रोटीन और रेगुलेटर प्रोटीन इत्यादि के बारे में देखा था। अब देखते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस। तो जनरली एपोप्टोसिस जो मैकेनिज्म है उसको दो खंड में हम बांट सकते हैं। पहला एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस, जिसको कि डेथ रिसेप्टर पाथवे बोलते हैं। दूसरा है इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस, इसको माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस। इसमें क्या होता है कि जो डेथ ट्रिगर सिग्नल फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर, जो इसमें किसी कोशिका को एपोप्टोसिस प्रक्रिया में जाने के लिए जब सिग्नल कोशिका के बाहर से मिलता है ना, आउट फ्रॉम द सेल्स, तब इसको हम एक्सट्रिंसिक पाथवे बोलते हैं। जैसे स्टिमुलस एंड दे रिक्वायर रिसेप्टर, इसमें रिसेप्टर की आवश्यकता होती है, यानी कि कोई सेल्स में एपोप्टोसिस होना है उसके लिए सिग्नल बाहर से आता है, जबकि इंट्रिंसिक पाथवे में सिग्नल ओरिजिनेटेड इनसाइड द सेल। एपोप्टोसिस के लिए जो सिग्नल या स्टिमुलस जो जनरेट होता है, ओरिजिनल होता है, वह कोशिका के अंदर ही हो जाता है और इसलिए इसमें रिसेप्टर की आवश्यकता नहीं होती है। इसको माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी बोलते हैं। तो एक एक करके इसके देखते हैं। सबसे पहले हम एक्सट्रिंसिक पाथवे देख लेते हैं। एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस जनरली इसमें देखते हैं कि जब भी कोई सेल्स, मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल्स हैं, तो कोई सेल कब मरेगा, सेल यूं ही नहीं मर जाती है, उसको कहीं ना कहीं से उसको आदेश मिलता है, सिग्नल मिलता है, या तो वो सिग्नल कोशिका के अंदर से मिलेगा या कोशिका के बाहर से मिलेगा। तो हमारे सेल्स में इम्यून सेल्स होते हैं। जनरली एपोप्टोसिस के लिए जो इम्यून सेल्स होते हैं वो सिग्नल जनरेट करते हैं। सिग्नल जनरेट करने सेल का नाम होता है नेचुरल किलर सेल या किलर लिम्फोसाइट सेल। ये एक प्रकार के फैस्ट लिगैंड, फर्स्ट एपोप्टोटिक सिग्नल लिगैंड बोलते हैं, ये प्रोड्यूस करता है एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में, और जो ही प्रोड्यूस होता है ये एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में, ये जो है सेल मेम्ब्रेन पर उपस्थित रिसेप्टर होते हैं, जिसको बोलते हैं फैस्ट रिसेप्टर या फर्स्ट एपोप्टोटिक सिग्नल रिसेप्टर। तो सबसे पहले प्रक्रिया इसमें होती है कि सिग्नल इम्यून सेल से यहाँ पर आया, सेल मेम्ब्रेन के पास आया और यहाँ पर बाइंड कर लिया। किससे बाइंड किया? सेल रिसेप्टर से। तो जनरली रिसेप्टर जो है पहले ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, सिंगल होता है, ये सिंगल होता है, लेकिन जब ये लिगैंड इससे बाइंड करता है तो ये ट्राइमेरिक फॉर्म में आ जाते हैं, एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। रिसेप्टर के तीन पार्ट बांट सकते हैं। एक तो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर लिगैंड बाइंडिंग डोमेन्स, ये वाला। दूसरा है सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, और थर्ड होता है जो साइटोसोलिक साइड में होता है, उसको बोलता है इंट्रा ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, या इसको हमें डीडी या डेड डोमेन के नाम से भी जानते हैं। जो ही बाइंड होता है फैस्ट लिगैंड रिसेप्टर से बाइंड होता है, त्यों ही एडाप्टर प्रोटीन यहाँ पर इकट्ठा होने लगता है, ये एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं, जिसको FADD बोलते हैं, फॉर, यानी कि फैस्ट एपोप्टोटिक डेथ डोमेन्स। ये जो है एक्टिवेट हो जाता है, एडाप्टर प्रोटीन होती है ये जो है, और ये आगे के जो सिग्नल हैं उसको डाउन स्ट्रीम आगे को कन्वे करता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम फॉड और प्रोकेस्पेसेस, ये दोनों मिल करके एक संरचना बनाते हैं जिसको बोलते हैं डिस्क। डिस्क मीन्स होता है डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स। ये डेथ जो है, ये डिस्क जो है आगे के जो एक्टिव कैस्पेसेज होता है उसको एक्टिव कर देता है। वास्तव में कैस्पेसेज जो है प्रारंभ में इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, जो एडेप्टर प्रोटीन की वजह से यह एक्टिव फॉर्म में आता है। तो इसको एक्टिव फॉर्म में आने के लिए ये प्रोकेस्पेस है, इसमें डीमैराइजेशन की प्रक्रिया होती है, यानी कि इसमें एक प्रकार का ऑटोक्लीव होता है ना। एक लार्ज यूनिट होता है, एक स्मॉल यूनिट, एक निश्चित बिंदु से ये कट हो जाता है और फिर ये जो है एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, जिसको बोलते हैं कैस्पेसेज 8। अब ये कैस्पेसेज 8 जो है आगे कैस्पेसेज प्रोकेस्पेसेज 3 को एक्टिवेट करता है। कैसे एक्टिवेट करता है? इसको क्लीव करके, काट करके, एक निश्चित बिंदु से काट देता है। काटने के पश्चात पुनः उसमें कॉइलिंग होता है और वह हेट्रोटेट्रामर मेरिक फॉर्म में आ जाता है और वह कैस्पेस 3 एक्टिवेट हो जाता है, जिसको कि हम एक्सक्यूशनर कैस्पेस बोलते हैं। जबकि कैस्पेसेस को हम इनिशिएटर कैस्पेस बोलते हैं, क्योंकि ये एपोप्टोसिस को ये प्रारंभन करते हैं
और कैस्पेसिस 3 जो कि कैस्पेसिस 8 के माध्यम से के द्वारा एक्टिवेट होता है, इसको बोलते हैं एक्सक्यूजनल कैस्पेस। ये कार्यकारी कैस्पेस होता है, वास्तव में यही जो है न्यूक्लियस प्रोटीज एंजाइम को एक्टिव करके, या कैड कैस्पेसिस एक्टिवेटेड डीएनएस को एक्टिव करके कोशिका के जो डीएनए मटेरियल है उसको डिग्रेड करता है, और जिसके कारण जो है सेल के ऑर्गेनेल्स और उसके साइटोप्लाज्म श्रिंकेज और ब्लीडिंग बनने लगते हैं और अंत में एपोप्टोसिस हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसमें जो है सिग्नल यहाँ से प्रोड्यूस हुआ और सिग्नल रिसेप्टर से बाइंड करने के पश्चात आगे सिग्नल जो है डिस्क का फॉर्मेशन किया, फेड और प्रोकैस्पेस मिल करके प्रोकैस्पेस 8 से प्रोकैस्पेस 3 में आया। फिर अंत में जो है ये न्यूक्लियस और प्रोटीज इत्यादि एंजाइम को एक्टिवेट करके एपोप्टोसिस बना है, एपोप्टोसिस के अंतर्गत आ जाता है, सेल की मृत्यु हो जाती है। इसमें कौन कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इसको देख लेते हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्सट्रिंसिक पाथवे। फर्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर लिगैंड जो इम्यून सेल से मिला है। सेकेंड, बाइंडिंग ऑफ लिगैंड रिसेप्टर, तो लिगैंड रिसेप्टर से जो लिगैंड बाइंड करता है, डेथ सिग्नल जिसको बोलते हैं या FASL बोलते हैं, ये बाइंड होता है। थर्ड, रिक्रूटमेंट ऑफ फैट, रिक्रूटमेंट फैट यहाँ पर गैदर्ड हो गया है एडाप्टर प्रोटीन। फोर्थ, एक्टिवेशन ऑफ प्रोकैस्पेस 8, ये प्रोकैस्पेस 8 जो है फैट के द्वारा ही एक्टिवेट होता है। फिर फॉर्मेशन ऑफ डिस्क, नेक्स्ट एक्टिवेशन ऑफ एक्सक्यूजनल कैस्पेसिस 3 एंड लास्ट वन इज एपोप्टोसिस ऑफ टारगेट सेल्स। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो एक्सट्रिंसिक पाथवे होते हैं उसमें जो है सिग्नल कोशिका के बाहर से आते हैं, और सिग्नल एक बार जब रिसेप्टर से जुड़ जाता है तो वो पूरे डाउन स्ट्रीम जो है पूरा कैस्केड को एक्टिवेट कर देता है और अंत में एपोप्टोसिस प्रक्रिया को अंजाम देता है। इंट्रिंसिक पाथ को हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब देख लेते हैं इसका एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे, इसको माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे में क्या होता है, मेन रोल प्ले करता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया। तो जब कोई भी सेल में कुछ इंटरनल इंजरी हुआ, डैमेज हुआ या डीएनए डैमेज हो गया, तो एक प्रकार का कहना चाहिए इंट्रिंसिक पाथवे में सिग्नल जो है कोशिका के अंदर ही जनरेट होता है। सबसे पहले इसको सिग्नल मिलना चाहिए बढ़ने के लिए, या एपोप्टोसिस प्रक्रिया में जाने के लिए सिग्नल मिलना चाहिए, और यह सिग्नल कोशिका के अंदर ही मिलना चाहिए। तो सबसे पहले सेल के स्ट्रेस के कंडीशन में या डीएनए डैमेज कंडीशन में इसको सिग्नल मिलता है, और सिग्नल सबसे पहले जो कैच करता है वो है P53, क्योंकि हमने बताया था स्टूडियो में कि P53 जो होता है एक प्रकार का चेक पॉइंट होता है सेल साइकिल, यानी कोशिका को आगे डिवाइड होना है कि नहीं होना है ये डिसाइड करता है P53। तो ये P53 जो है BCL2 जो कि एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन होता है, ये कोशिका को एपोप्टोसिस प्रक्रिया में जाने के लिए रोकता है। इसको सबसे पहले P53 जो है क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। अब चूंकि P53 ये मालूम कर लेता है कि कोशिका में ज़्यादा डैमेज हुआ है, कोशिका जिंदा नहीं रह सकता है, इस कंडीशन में P53 इसको निर्देशित करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है BCL2 प्रोटीन को और इसको रिमूव कर देता है। इसके अलावा यह P53 जो बेड होता है जो कि प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन होता है, अर्थात एपोप्टोसिस प्रक्रिया को प्रमोट करने वाला होता है, उसको भी आदेश करता है। तो यह ये BCL2 हटा यहाँ से, क्योंकि इसमें फास्फोराइलेशन की प्रक्रिया होती है, इसलिए रिमूव आउट हो जाता है और बेड यहाँ से आकर जुड़ जाता है और एपोप्टोसिस प्रक्रिया फिर प्रारंभ हो जाती है। हम देखते हैं यहाँ पर BCL2 के जस्ट जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में बेक्स एंड बेक होता है, बेक्स एंड बेक। ये बेक्स एंड बेक का महत्वपूर्ण कार्य यह होता है कि यह एक प्रकार के पोर क्रिएशन या चैनल बना देता है। चैनल क्यों बनाता है, तो चूँकि हम यहाँ पर देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में क्रिस्टी होता है, क्यों क्रिस्टी तो इंटरक्रिस्टियल मेम्ब्रेन माने इंटर मेम्ब्रेन या पेरिकार्डियल स्पेस में यहाँ पर साइटोक्रोम C होता है। ये साइटोक्रोम C जो है कि इन बेक एंड बैक्स के माध्यम के द्वारा जो चैनल्स बनाए होते हैं उसे लीकेज हो जाता है और यह बाहर आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आ जाता है साइटोक्रोम C। तो ये चैनल